इलाज कराने के मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एग्जाम पास कराने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा किया गया था। अभी इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं और इसी पर आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। डमी कैंडिडेट का खेल, मुन्ना भाई बने डॉक्टर। 60 लाख में सौदा, ईमानदारों से धोखा। मेडिकल की पढ़ाई या पैसे की कमाई। जयपुर से जोधपुर, मुन्ना भाई स्टाइल एडमिशन स्कैम। चौमू थाने में दर्ज हुए एक केस ने मेडिकल सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 की मेडिकल परीक्षा में सचिन गोरा नाम के युवक ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन परीक्षा किसी और ने दी थी। जांच में सामने आया कि परीक्षा में सचिन की जगह अजीत गोरा नाम के युवक ने बैठकर परीक्षा दी। आवेदन पत्र में सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाई गई और इसी के आधार पर सचिन को जोधपुर एम्स में सीट मिल गई। पुलिस ने डॉक्टर सुभाष सैनी को भी गिरफ्तार किया है, जो इस फर्जीवाड़े की अहम कड़ी माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या है मामला। सचिन गोरा वर्तमान में एमबीबीएस फाइनल ईयर एम्स जोधपुर का स्टूडेंट है। सचिन ने 2020 में नीट यूजी पास करने के लिए सुभाष सैनी से संपर्क किया। सुभाष सैनी के जरिए 60 लाख रुपए में एग्जाम पास करवाने का सौदा हुआ। सचिन की जगह अजीत गोरा ने नीट यूजी एग्जाम दिया। 667 अंक मिले। सचिन गोरा का जोधपुर एम्स में दाखिला हो गया। सचिन गोरा की जगह अजीत गोरा की फोटो लगाकर आवेदन किया गया था। सचिन गोरा का एमबीबीएस के लिए जोधपुर एम्स में दाखिला हुआ। सचिन गोरा ने कभी नीट यूजी का एग्जाम दिया ही नहीं था। अजीत गोरा भरतपुर से एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है। डॉक्टर सुभाष सैनी सीएचओ के पद पर घाटवा कुचामन नागौर में पोस्टेड है। पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को अरेस्ट किया है। नीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास करने का सनसनीखेज खुलासा आज डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुराने ने किया। इस संबंध में जयपुर की पुलिस ने 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम सचिन गोरा और दूसरा उसका साथी अजीत गोरा है। अजीत गोरा ने सचिन गोरा की जगह परीक्षा दी थी और यहीं पर पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चोमू जयपुर में रहने वाले सुभाष सैनी, जो कि आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो मध्यस्थ बना, दलाल बना, जिसने 60 लाख रुपए में सौदा करवाया डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दिलवाने के लिए। और इसी जगह पर जोधपुर में पढ़ाई कर रहे सचिन गोरा की जगह पर अजीत गोरा ने परीक्षा दी। उसके एवज में लाखों रुपए की डील हुई और वहीं पर जब ये मामला 5 साल बाद खुला तो 5 साल के बाद आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जांच में जोधपुर और भरतपुर पुलिस ने भी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। वहीं पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया। ऐसे पकड़ा गया मामला। 15 मई को चौमू के एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पिछले 15 दिनों में कार्रवाई में एनटीए और संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड लिया गया था। सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाकर एग्जाम देना सामने आया था। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर, एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से भी रिकॉर्ड मांगा गया था। मामले के खुलासे में भरतपुर और जोधपुर पुलिस ने मदद की। एक और देश में लाखों छात्र कड़ी मेहनत से नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे फर्जीवाड़े देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ऐसे और कितने फर्जी डॉक्टर सिस्टम में मौजूद हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको देंगे। कल गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर जिले में महापंचायत का आयोजन होगा और 327 मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग यहां की जाएगी। माफ करिएगा, आपको बता दें 372 जो मृतक थे उनके परिजनों को नौकरी देने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि दर्ज मुकदमा वापस लेने सहित कई मांगों पर महापंचायत होगी। पीले चावल बांटकर लोगों से इसमें शामिल होने की अपील करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कल ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जिले सहित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कल गुर्जर महापंचायत, धर्मेंद्र। देखिए, बताना चाहूंगा ये गुर्जर महापंचायत का आह्वान कल भरतपुर जिले के कारवाड़ी तीलूपुरा गांव में किया गया है। इसको लेकर लगातार जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैसला और अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि आसपास के राज्यों में भी
पीले चावल बांटकर लोगों को अधिक से अधिक शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उनकी जो मांग है उनमें आंदोलन के दौरान 372 लोग मारे गए थे, उनके मृतकों को सरकारी नौकरी, साथ ही देवनारायण योजना के जो अन्य लाभ है उनका लाभ पूरी तरह से दिलाने, देवनारायण योजना के अंतर्गत बैठकों के नहीं होने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। इसके साथ ही जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेकर भी सरकार से जो समझौते हुए थे उनकी पालना नहीं हुई, उनको लेकर भी ये आंदोलन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस महापंचायत में ये भी निर्णय लिया जाएगा कि सरकार से किस स्तर पर अपनी बातें मनवाई जाती हैं, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति होगी, इन सभी मुद्दों को लेके चर्चा की जाएगी। जी, क्या लगता है धर्मेंद्र, एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल रहे हैं ये लोग? देखिए, हमारी गुर्जर समाज के सभी लोगों से और जो पदाधिकारी उनसे भी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि अगर सरकार सीधे तरीके से उनकी जो मांगे चली आ रही है उनको निर्णय लेती है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो निश्चित तौर से जो महापंचायत है वो शांतिपूर्ण होनी है। और उनका यही कहना है कि अगर मांगे पूरी हो जाती है तो हमें आंदोलन की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनका कहना है कि निश्चित तौर से फिर आंदोलन की ओर रुख करना पड़ेगा। जी, ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बात दौसा से बड़ी खबर की भी, जहां सरपंच पद के लिए उपचुनाव कल होना है। लालसोट के लाडपुरा में ये उपचुनाव होगा। तो कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। गांव के ही सरकारी स्कूल में मतदान केंद्र हैं। 2077 मतदाता मताधिकार का अपने इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर कल ये महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है दौसा से कि मतदान होगा। 2077 वोटर्स जो होंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसमें करते हुए नजर आएंगे। सरपंच पद के लिए ये उपचुनाव होना है कल, जिसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सारी बंदोबस्त कर लिए गए हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लालसोट के लाडपुरा में ये उपचुनाव होगा सरपंच पद के लिए। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले कार सवार पर जानलेवा हमले के मामले में शिव थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मानाराम गर्ग, थाना अधिकारी जलाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तीनों ही आरोपियों को पैदल घुमाया कस्बे में और उनकी परेड निकलवाई। जानकारी के अनुसार 4 जून दोपहर को फॉर्च्यूनर में सवार शेर खान सहित उसके 3 साथियों पर नवाब खान और उसके साथी बदमाशों ने बुलालो कैंपर गाड़ियों से टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी ये है। और उसके बाद लाठी सरियों ताबड़तोड़ वार किया गया। तीनों ही लोगों के हाथ पांव तोड़कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया गया। और इसके बाद शिव थाना पुलिस ने 14 नामजद आरोपियों के साथ 20 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कार्रवाई की गई है, परेड इनकी निकाली गई। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा आज है और आज मस्जिदों में, खासकर हम जामा मस्जिद की बात करें तो वहां पर बकरीद की नमाज अदा की गई है। देखिए, ईदगाह मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। पहले ही नमाज को लेकर के अपडेट जारी कर दिया गया था और समय के बारे में लोगों को बता दिया गया था। बताया जा रहा है ईदगाह मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी और इसके साथ साथ जामा मस्जिद से लेकर के सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रदेश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार है ईद उल जुहा और इसको आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई है और ईदगाह मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर सुबह 8 बजे यानी अब से कुछ ही देर में नमाज अदा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हैं। अरबाज, आज बकरीद कहें और उसकी नमाज अदा की जा रही है, क्या कुछ इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? अरबाज, आवाज मिल रही है आपको? हेलो,
जी अरबाज, बिल्कुल, आवाज आ देखिए, रही है? राजधानी जयपुर में ईद का बहुत ही पाक और मुकद्दस जो त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। त्याग और कुर्बानी का ये त्योहार माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के अंदर से लोग ईद की नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों का रुख करेंगे। यहाँ पर खास अपील की गई है जामा मस्जिद के जो इमाम हैं मुफ्ती सैयद अमजद अली साहब के द्वारा कि जो ईद का त्योहार है साफ सफाई के, स्वच्छता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाए। आप देख सकते हैं कि सभी लोग गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और यहाँ पर खास तौर पर ये अपील की जा रही है कि इस त्योहार को जितना हो सके उतनी मोहब्बत के साथ में, इत्तेफाक के साथ में मनाया जाए और किसी को कोई नुकसान नहीं हो। सर, जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर दी गई है, क्या मैसेज यहाँ से दिया गया है, क्या संदेश दिया गया, क्या करेगी? सबको तो पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती अमजद अली साहब ने आज यहाँ पे नमाज अदा कराई। उन्होंने दुआ की। दुआ के अंदर उन्होंने एक सबसे अहम दुआ जो की वो ये की थी कि हमारे देश के अंदर से आतंकवाद ख़त्म हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और किसी भी तरह की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों और ये प्यार मोहब्बत का त्यौहार जो है वो हमेशा प्यार मोहब्बत का ही बना रहे। और कोई ख़ास बात जो इस बार संदेश दिया हो? जी, संदेश तो मुसलसल जो हमें जामा मस्जिद से हमेशा जाता है वो आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ जयपुर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मिजाज के लोग हैं कि वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और हमारी भी हमारे हमवतन भाइयों से भी अपील है और हमारे भाइयों से भी अपील है कि दुनिया के अंदर अगर इंसान को सुकून है हमारे शहर से शुरू होकर तो फिर हमारे सूबे में और हमारे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर अमन और अमान रहना चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो हमारी कोशिशें हैं आपस के भाईचारगी की वो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के भी अपील की, शहर को लेकर के भी कहा कि यहाँ पर अमन चैन और भाईचारा कायम। देखिए, हमारे मस्जिद के जो खतीब हैं सैयद अमजद अली साहब, यानी हर त्यौहार से पहले जो है ना एक अपील की जाती है कौम के नाम, और इस बार भी जो उन्होंने अपील की है कि कुर्बानी की जो गिलागत है, जो गंदगी है, ख़ास तौर से जो है ना उसका ध्यान रखा जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए और हमारे हम वतन भाइयों को किसी को जो है ना ईज़ा ना पहुँचे, क्योंकि जो चीज़ हम पसंद नहीं करते तो वो हमारे दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे। तो यहाँ नगर निगम की भी माकूल जो है इंतज़ामात वगैरह हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे। और हम मेरे तमाम शहर जयपुर के जो भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि कुर्बानी अदा करें। एक तो एहतियात बरतें कि थोड़ी आड़ रखें उसके अंदर, दूसरी बात ये गिलागत का जो है ना गंदगी का जो है यानी ध्यान रखें कि गंदगी ना हो, सफाई से बेहतर हो। कमोबेश 5000 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है, हज भी मुकम्मल हो गया जो प्रदेश के आज़मीन गए हैं, तो क्यों ये पुरानी रिवायत है, किस लिए मनाई जाती है कुर्बानी? अल्लाह का हुक्म है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में शामिल है कुर्बानी। और अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी तलब की थी वो कुर्बानी आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो 3 दिन अब दावतों का दौर जारी है इंशाअल्लाह, दावतों का दौर जारी रहेगा, आपसी भाईचारा रहेगा। और इमाम साहब ने भी ये फरमाया कि आप अपने गोश्त को अपने हम वतन भाई जो खाना चाहते हैं उनको भी पेश करें दावतों में। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नमाज अदा की जा चुकी है और अब सब ईदगाह का रुख करेंगे। जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, जो लोग जल्दी नमाज अदा कर चुके हैं वो अपने अपने घरों का रुख करेंगे। 3 दिन जो है वो दावतों का दौर जारी रहेगा और उसके बाद में फिर यहाँ से आगे जो है ख़ास बात रहेगी कि सभी लोग अपने घरों पर ख़ास तरह की डिशेस बनाएंगे, एक दूसरे का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और जो ख़ास अपील की गई, जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनकी आर्थिक मदद ज़रूर करें, उनकी माली मदद ज़रूर करें, उनको खान पान के लिए सारी चीज़ों के लिए ध्यान रखें। और जो हाजी गए हैं प्रदेश के हज यात्रा पर, क्योंकि उनका हज पूरा हो जाता है, तो उनकी वतन वापसी खैरियत से हो, आफियत से हो, इसकी भी दुआएं यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर नगर निगम का जो है धन्यवाद दिया गया, जिस तरह से उन्होंने इंतज़ाम के लिए कहा है कि कोई भी शहर के अंदर गलियों में, गलियों के बाहर कोई किसी तरह की गंदगी या ऐसी चीज़ ना करें जिससे लोगों को किसी भी तरह का जो उनकी एक तरह से कहा जाए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने वाली कोई चीज़ हो तो उससे बचा जाए और साफ सफाई का ख़ास ध्यान रखा जाए। तो ये शुरुआत हुई है जयपुर की जामा मस्जिद से और इसके बाद में अब जो रुख है वो किया जाएगा ईदगाह की तरफ का, जहां पर जो चीफ काजी ऑफ राजस्थान हैं वो वहां पर नमाज पढ़ाएंगे और उसके बाद में प्रदेश भर के लिए दुआओं का और जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जी, और बस कोई विशेष इंतज़ाम भी क्या यहाँ पर किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम इस बार कुछ ज़्यादा ही किए गया है क्या, हाई अलर्ट किया गया है?
बिल्कुल, देखिए जामा मस्जिद में आप देखेंगे तो पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। यहाँ पर सुबह से ही 5 बजे से ही पुलिसकर्मी जो है ड्रेस में और सिविल उसके अंदर मुस्तैद थे और हर तरफ जो है काफी ध्यान रखा गया। जामा मस्जिद कमेटी लगातार राब्ते में थी, जिम्मेदार राब्ते में थे इंतजाम को लेकर के, और काफी समय पर नमाज भी की गई। सिक्योरिटीज को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के भी खास इंतजाम किए गए। जो पूर्व सचिव हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, ताहिर आज़ाद साहब, किस तरह के इंतजाम रहे सिक्योरिटी को लेकर के, सारी चीजों को, क्योंकि पिछली बार कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसके बाद में ध्यान रखा जाना जरूरी था। नहीं, जामा मस्जिद से कोई घटना नहीं हुई थी। माशाल्लाह सारा इंतजाम बिल्कुल सही था, ट्रैफिक का अपराध सही था, सिक्योरिटी का अपराध सही था, मस्जिद के इंतजाम सारे सही थे, नमाज वक्त हुई है। पुलिसकर्मी काफी यहाँ पे लगाए गए हैं, निगरानी भी की गई है। ये गवर्नमेंट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, लेकिन हमारी तरफ से सारे इंतजाम पूरे थे। हमने पहले इत्तला कर दी सारी चीज, और सारी चीजें वक्त से पहले। कमेटी की तरफ से कुछ खास अपील की गई है लोगों से कि भाई नजर बनाए रखना। अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि ईद उल अजहा के मौके पर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया है और जन्नती दरवाजे में प्रवेश करने के लिए जायरीन उमड़ रहे हैं और इसके साथ ही शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा होगी। देश में अमन, चैन, भाईचारे की दुआ मांगते हुए इस दौरान जायरीन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जन्नती दरवाज़ा खोला गया है और उससे गुजरने के लिए, उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वहाँ पर जायरीन जो है वो एकत्रित हो रहे हैं, नमाजी एकत्रित हो रहे हैं। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला गया है। देखिए, प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। शुक्रवार की बात करें तो प्रदेश भर में 15 कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब तक का आंकड़ा 183 हो चुका है। एक की मौत भी बताई जा रही है। जयपुर की बात करें तो यह आंकड़ा 101 पहुंच चुका है। उदयपुर में 21 और जोधपुर में 15 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोविड को लेकर के अपडेट भी जारी किया है। लोगों से सलाह दी जा रही है कि लक्षण जैसे ही दिखें तो वो तुरंत ही जा करके दिखाएं, जा करके हॉस्पिटल में, और बताएं कि किस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही अपडेट भी जारी किया गया है। देखिए, पहले तो ये सिचुएशन पैनिक नहीं थी। पैनिक की सिचुएशन अभी भी नहीं है, डरने की ज़रूरत अभी भी नहीं है। कुछ आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसा आप लेते आए हैं, और लगभग सभी जानते हैं कि प्रिकॉशन इस समय क्या लेने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग करना है। अगर आपका सर्दी, जुकाम, बुखार या सर में दर्द है या बॉडी पेन है और वो नहीं हट रहा है 1-2 दिन में, तो ज़रूर जाके डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं और जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएं ताकि कोरोना का नया वेरिएंट पता किया जा सके। और जो भी उस दरमियान आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं उनका ज़रूर पालन करिए, क्योंकि ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये आंकड़े अभी तक 115 हो चुके हैं और जोधपुर की अगर बात करें तो 15 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 183 मरीज अब तक हो चुके हैं।